खबर वाराणसी से है, जहां जिले में शनिवार को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेदांता ने उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की प्रतिबद्धता और मरीज को शिक्षित करने को अपने केंद्रों के अनुरूप ब्रेन ट्यूमर के इलाज में हुई नई प्रगति और न्यूरो रिहेबिलिटेशन के महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेदांता गुरुग्राम के चेयरमैन न्यूरो सर्जरी और न्यूरो साइंसेज डॉक्टर वीपी सिंह ने ब्रेन ट्यूमर के इलाज के नए व इनोवेटिव तरीके के बारे में बताया और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए रिहेबिलिटेशन का महत्व पर जोर दिया। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट न्यूज। जयपुर बता दें कि इस वक्त मेदांता हॉस्पिटल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया ब्रेन ट्यूमर एंड न्यूरो रिहेबिलिटेशन के लिए। हमारे साथ यहाँ पर चेयरमैन डॉक्टर वीपी सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य के बारे में भी जानेंगे और बहुत कुछ बात करते हैं। सर, ये जानना चाहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे पहले उद्देश्य। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि हम जनता में जागरूकता उठाएं ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में कि क्यों होते हैं, क्या उसके लक्षण हैं और आजकल आधुनिक तकनीकों के साथ उसका इलाज हो सकता है, बहुत सेफली हो सकता है और मरीज को वापस पूरी ज़िंदगी अच्छा बिताने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। और आज बनारस में भी आप यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, तो चीज़ें क्या और भी टेक्निकल चीज़ें टेक्नोलॉजी की यूज की जा रही है उसके बारे में? आजकल बहुत ब्रेन ट्यूमर्स को मतलब जब हम ऑपरेट करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं जो हम करना चाहते हैं। एक कि हम उसको ट्यूमर को पूरा निकाल दिया जाए, उसके लिए हमारे पास कुछ यंत्र है, दो पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो हम ऑपरेशन थिएटर में यूज़ करते हैं। एक तो ट्यूमर फ्लोरेसेंस होता है, कोई डाई होती है जो हम पेशेंट के नस में डाल देते हैं, वो डाई ट्यूमर को अटैच हो जाती है और जब हम ऑपरेट करते हैं तो माइक्रोस्कोप, एक फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप होती है, उसके अंदर वो चमकता है तो हमको पता चल जाता है कि कौन सा पार्ट ट्यूमर है, कौन सा नॉर्मल ब्रेन है। तो ये एक ट्यूमर फ्लोरेसेंस के साथ हम ट्यूमर को पूरा निकालने में हमको बहुत मदद है। दूसरी चीज़ है कि ट्यूमर इंट्रा ऑपरेटिव MRI, हमारे ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही MRI लगा हुआ है, तो जब हम ऑपरेट करते हैं हमको लगता है हमने ट्यूमर पूरा निकाल दिया तो हम उसी समय अंडर एनेस्थीसिया पेशेंट का एक MRI करके देख लेते हैं कि ट्यूमर पूरा निकल गया है। यदि कुछ थोड़ा बहुत कहीं कोने में पड़ा हुआ है तो हम उसी समय, क्योंकि सर तो ऑलरेडी खुला है, हम उसी समय निकाल सकते हैं। तो इन दो टेक्निक से हम ट्यूमर को कंप्लीट रिमूवल हम कोशिश कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि ब्रेन में, जैसे आपको पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, पूरे बॉडी का कंट्रोल होता है, मास्टर कंट्रोलर है बॉडी का। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग फंक्शंस होते हैं। कोई एरिया है जो स्पीच का कंट्रोल करता है, बोलने का कंट्रोल करता है, कोई हाथ पैर के मूवमेंट का कंट्रोल करता है, कोई नज़र का, सुनने का, यूरिन के कंट्रोल का, ये सारे एरियाज हैं। तो ऑपरेशन के दौरान हमको इन एरियाज को बचाना है और उसको बचाने के लिए अलग अलग मशीनें हैं, इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग है, न्यूरो नेविगेशन है और अवेक क्रेनियोटमी की टेक्निक है, जिससे हम वो ट्यूमर को अच्छे से निकाल पाएँ और उसका एरिया कोई डैमेज ना हो और पेशेंट अपना डे टू डे लाइफ अच्छे से बता सके। तो ये भी जानना चाहिए कितने % चांसेस होते हैं ब्रेन ट्यूमर जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें बचने की? यदि जल्दी डायग्नोज किया जाए तो उसमें बहुत अच्छे चांसेस हैं कि पेशेंट ठीक हो जाएगा, सर्जरी से अच्छा निकल आएगा। आजकल जनरली हम 1 to 2% तक ही रिस्क कहते हैं लाइफ का। दूसरी बात है कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, तो यदि तो नॉन कैंसरस ट्यूमर है तो और हम अच्छे से निकाल पाते हैं तो उसमें तो नॉर्मल लाइफ होता है। पर कई ट्यूमर होते हैं उसमें भी वैरायटी होती है, कुछ हल्के कैंसर होते हैं, कुछ तेज कैंसर होते हैं, तो उसमें साथ में दूसरी ट्रीटमेंट, रेडिएशन, कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। जो सबसे तेज़ वाले कैंसर हैं ग्रेड 4, उसमें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नहीं है, पर फिर भी पहले की अपेक्षा उसमें सर्वाइवल काफ़ी बढ़ गया है और दोबारा उसमें रेकरेंस जब होता है, वापस आता है, उसमें और कई ऑप्शंस भी होते हैं और उसमें चाहे हम
ट्यूमर पेशेंट की जान ना बचा पाए लॉन्ग टर्म, पर ये होता है कि जितना भी टाइम उसके पास है, चाहे 1 साल है, 2 साल है, 5 साल है, हम चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी इफेक्ट ना हो और वो अच्छे से अपना कामकाज कर सके। सर ब्रेन ट्यूमर का मेन कारण क्या होता है इसे होने का? कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है जो हम उसको कह सकते हैं कि ये नहीं किया होता तो नहीं होता। ज़्यादातर केसेस इडियोपैथिक होते हैं, बिना कारण के होते हैं। बहुत छोटे परसेंटेज, लेस देन 1% ट्यूमर्स होते हैं जो जेनेटिक होते हैं। और ये है कि किसी को भी हो सकता है, किसी एज को भी हो सकता है, मोबाइल फोन सुनने से, चोट लगने से, कुछ खाने पीने से, कोई पर्यावरण फैक्टर से। ऐसा कोई स्पेसिफिक कॉज और इफेक्ट हमारे पास अभी तक नहीं। सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही कि यदि किसी को हेडेक्स हैं ज़्यादा जो बढ़ती जा रही है और उसके साथ दूसरे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करें, तुरंत अपने फिजिशियन से मिलें और आगे जांच करें। शुक्रिया सर। आप देख सकते हैं कि हम बात करते हैं डॉक्टर वीपी सिंह से, चेयरमैन है वो, और साथ ही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखा था, बताया उन्होंने किस तरह से ब्रेन ट्यूमर का कारण होता है, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके जो हॉस्पिटल में किस तरह से जो टेक्नोलॉजी यूज करके सही किया जाए उसके साथ। कैमरा पर्सन पवन के साथ सोनाली पाटवा, जयदीश न्यूज़।